बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डेंटल हेल्थ और ओरल हाइजीन के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, क्योंकि दांत ना सिर्फ हमारे जिस्म का बल्कि हमारी शख्सियत का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी सेहत का ख्याल रखा जाए और इन पर तवज्जो दी जाए। देखने में आया है कि वो लोग जिनके दांत सफ़ेद होते हैं, मोतियों की मानंद, और चमक दमक रहे होते हैं और जिनके मसूड़े मजबूत होते हैं, वो ना सिर्फ अपनी एवरीडे लाइफ में बल्कि लोगों से बात करते वक्त भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। लेकिन वो लोग जिनके मसूड़े कमज़ोर और दांत टेढ़े मेढ़े या फिर गंदे होते हैं, मैले होते हैं, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार दिखाई देते हैं। अगर कुदरत की बात की जाए तो हमारे मुंह में मौजूद जो थूक है या लुआब है, वो ना सिर्फ हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बल्कि ओवरऑल दांतों को एक गुसल टाइप का दिया जा रहा होता है, जिससे हमारे जो दांत हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने दांतों की सफाई का ख्याल ना रखें तो फिर जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में मौजूद है वो फूड पार्टिकल्स के साथ मिलकर एक ऐसा एसिड बनाता है जो कि हमारे दांतों को कमज़ोर कर देता है और फिर वहाँ से बीमारियों का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। द गुड थिंग इज़ कि मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और दांतों की बीमारियों और खामियों का इलाज अब मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी नौबत ही क्यों आने दी जाए, जबकि हम चंद बातों का ख्याल रखकर अपने दांतों की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हारून शाहिद काजी, जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। इसके साथ साथ ये जो डेंटल सेक्शन है IMDC का, उसके प्रिंसिपल भी हैं। इनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शीज़े हारून, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर IMDC हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम में आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले बताइएगा कि डेंटल हेल्थ क्या है और ये किस कदर ज़रूरी है, किस कदर इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने दांतों की सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टर शुमाइला, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें दावत दी। आपके सवाल का जवाब ये है कि किसी भी इंसान की सेहत जो है वो अहम इम्पॉर्टेंस रखती है, और इसी तरीके से मुंह की सेहत, दांतों की सेहत और मसूड़ों की सेहत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर इंसान को इसका इल्म होना चाहिए। और इस इल्म के लिए और नॉलेज के लिए कि उनकी सेहत, दांतों की सेहत या मसूड़ों की सेहत ठीक है या नहीं है, उनको एक माहिर दंदान के पास जो है ज़रूर जाना चाहिए उसके इल्म के लिए। सही। डॉक्टर शीज़े, आप बताइएगा कि दांतों के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगी। और हमारे यहाँ ये एक रिवाज है कि हम लोग डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी नहीं समझते। डेंटिस्ट के पास जाना आपके ख्याल से किस कदर ज़रूरी है, और जब हमारे दांतों में दर्द होता है क्या तभी हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, या हमें वैसे भी एक्चुअली सारे लोग तभी जाते हैं, जिस तरह आपने कहा, जब दांत में दर्द होती है तभी वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। हालांकि वैसे रेगुलर जाना, लाइक डेंटिस्ट के पास अपने दांत दिखाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह आप अपनी जनरल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, ओरल हेल्थ का भी उतना ही ज़रूरी है, और डेंटिस्ट के पास जाना उतना ही ज़रूरी है। तो आपके ख्याल से कितना फ्रीक्वेंटली जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास? साल में कितनी दफ़ा हमें चले जाना चाहिए? आई थिंक वंस अ ईयर इज़ इनफ। 6 महीने में आप एक चक्कर लगा लें डेंटिस्ट के पास, अपने दांत दिखा लें उसे, तो इट विल बी गुड फॉर योर ओरल हेल्थ, ताकि सारे जो आपके डेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो डॉक्टर को पता लग जाए। हाँ, और आप बर वक्त जो है वो इनका इलाज कर लें और दर्द की सूरत में आपको भागना ना पड़े। उसको इस नौबत पे आना ना दें कि आपकी दर्द शुरू हो जाए दांत के। राइट। डॉक्टर हारून, जिस तरह की जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, बहुत सारी बीमारियां भी जेनेटिक होती हैं, तो दांतों की जो हेल्थ है उसमें जेनेटिक्स कितना रोल प्ले करती है? और बाज़ लोगों के दांत जेनेटिकली बड़े खूबसूरत होते हैं और सफ़ेद भी होते हैं, तो क्या ये रंगों में वेरिएशन भी जेनेटिक्स की वजह से है? और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो उसमें जेनेटिक्स का क्या रोल है आपके ख्याल से? देखें जी, जेनेटिक्स का रोल बहरहाल है। जेनेटिकली कई जो इंसान हैं उनके या पेशेंट्स हैं उनके दांत ज़्यादा मजबूत हैं। ये सारा फॉर्मेटिव स्टेज पे, जब दांत बन रहे होते हैं और अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पे, इन्फेंसी स्टेज पे जब फॉर्मेशन हो रही होती है, उस टाइम पे इसका अमल जो है वो ज़्यादा है। उस टाइम पे सेहत का ख्याल रखना, डाइट का ख्याल रखना बच्चे की, ये बड़ा लाजमी है, क्योंकि फॉर्मेटिव स्टेज है, दांत बन रहे हैं, उस स्टेज पे ही ये चीज़ लाजमी है।
जेनेटिक्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, लेकिन जेनेटिक्स के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी काफ़ी रोल है, और इन्वायरमेंट में डाइट और इसके अलावा दांतों की सेहत, दांतों की सफाई, ये इसके साथ साथ ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये तो इसका ये है कि ये सारे मिल के एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होनी है तो। अच्छा, अगर माँ जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है तो क्या उसको कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा लेने चाहिए? उससे भी फ़र्क पड़ेगा? मतलब जेनेटिक्स का तो रोल है, आपने कहा ग़िज़ा का भी रोल है, तो जो हामला माँ है उसकी ग़िज़ा किस कदर इम्पॉर्टेंट है बच्चे के दांतों के हवाले से? देखें जी, जो दूध के जितने भी दांत हैं उनकी फॉर्मेशन हड्डी के अंदर शुरू हो जाती है पैदाइश से पहले, और उस टाइम पे जो ग़िज़ा है वो वालदा की, जो माँ की जो ग़िज़ा है वो इम्पोर्टेंस रखती है। उसके अंदर कैल्शियम, वाइटामिन्स, इसकी आयरन, इनकी जो मिक़दार है वो इस तरह होनी चाहिए कि ये सारा कुछ वहीं से बच्चे ने जो है वो सब कुछ लेना है, माँ से ही लेना है, तो डेफिनेटली माँ को चाहिए कि वो उनकी ग़िज़ा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उस टाइम पीरियड पे। और इसके बाद पैदाइश के बाद ज़ाहिर बात है कि बच्चे की डाइट का, माँ की डाइट के साथ बच्चे की डाइट का ख्याल जो है वो ज़रूरी है। सही। डॉक्टर, चीज़ें देखा ये गया है कि हम लोग दांतों को बहुत सारे ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके लिए वो नहीं बने हुए, जैसे कि बादाम तोड़े जाते हैं, अगर हमने कोई हुक वगैरह टाइट कर रहे हैं तो उसके लिए भी दांतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस कदर डैमेजिंग है टू योर टीथ? ये करना चाहिए या नहीं? डैमेजिंग फॉर योर टीथ, ऑफ कोर्स। जब अगर आप बादाम तोड़ेंगे या आप हुक को सीधा करेंगे, बटन मतलब करेंगे व्हाटएवर, सो आपको नहीं यूज करने चाहिए, बिकॉज आप अपने दांत चिप कर सकते हैं ना। इस तरीके से आपका दांत चिप हो सकता है अगर आप इस तरह हार्ड चीज़ों पे बाइट करेंगे और उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सही। तो डॉक्टर हारून, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, ये तो हमने कह दिया कि दांतों को हर किस्म के कामों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फिर जब उनको दर्द होता है तो वो खुद ही पेन किलर ले लेते हैं, खुद ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। ओवर द काउंटर माशाल्लाह हमारे पास अवेलेबल है हर किस्म की पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स। तो कितना ज़रूरी है कि जब दांत में दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं जाते तो फिर उस सूरत में क्या हो सकता है? ज़रा आप लोगों को डराएं। अच्छा, देखें, जब हमारे जिस्म में कभी भी सर में दर्द हो या टांग में दर्द हो तो पहली चीज़ यही हम करते हैं कि एक दर्द की दवा ले लेते हैं ताकि वो हमारी दर्द ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर ये दर्द जो है बार बार हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार दर्द हो रही है। इस सूरत हाल में डॉक्टर के पास जाना और ये दिखाना कि जी दर्द क्यों हो रहा है, ये लाजमी है। सो पेन किलर खाना जो है वो एक दफ़ा दो दफ़ा दर्द कम करने के लिए ये बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उस दर्द को कम करने के लिए एंटीबायोटिक खाना, ये एंटीबायोटिक से वो दर्द कम नहीं होगी। सो ओवर द काउंटर अगर वो कोई एंटीबायोटिक लेके खा लेता है कि जी इससे मेरी दर्द ख़त्म हो जाएगी, तो एक तो उससे शायद दर्द ख़त्म नहीं होगी, और अगर दर्द ख़त्म हो भी जाती है उससे तो वक्ती तौर पर आप दर्द को सुला रहे हैं। हाँ जी, and it's gonna come back। एग्जैक्टली, तो वो वक्ती तौर पे है। उसके लिए आपको जाके ज़रूर डॉक्टर के पास जाके ये सर्टन करना है कि क्यों है दर्द, बार बार दर्द क्यों हो रही है। सो दर्द को पेन किलर से कम करना फॉर टाइम बीइंग वो ठीक है, यानी आप पेन किलर ले लें लेकिन एंटीबायोटिक लेके दर्द को सुलाएं नहीं, बल्कि अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और चेक करवाएं कि दर्द की वजह क्या है। डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि पेन कॉज कर रहा है। अच्छा, ये जो दांतों में रखा जाता है लौंग जी, तो ये किस कदर इफेक्टिव है? बहुत सारे लोग दर्द के लिए उसको भी इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जो कि हेल्प करता है विद द पेन प्रोसेस? बेसिकली लौंग इज क्लोव, राइट? सो क्लोव ऑयल इज लाइक यूजेनॉल, और टेम्परेरी उसको एनेस्थेटाइज कर देता है, उस जगह को नम कर देता है। सो अगेन इट्स अ टेम्परेरी रिलीफ, लोगों को मिल जाता है उस वक्त। और वही बात कि अगर आपका वो कैविटी इतनी बड़ी है कि उसमें आप लौंग रख सक रहे हैं या ऑयल लगा सक रहे हैं, सो आई मीन इट्स जस्ट टेम्परेरी रिलीफ, यू कैन नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम विद दैट। तो आपको डेंटिस्ट के जाना ज़रूरी है ताकि वो कीड़ा निकाले, आपके दांत की सफाई करे और फिलिंग करे उसके अंदर, बजाय इसके कि आप उसके अंदर लौंग रख दें और आप बैठ जाएं और फिर वही बात है पेन किलर या लौंग।
ठीक है, इट्स द सेम थिंग, लेकिन जी, एक temporary नेचुरल relief है और है। एक केमिकल जी, है, बिल्कुल। राइट। अच्छा, आजकल बहुत सारे वाइटनिंग एजेंट्स भी आ गए हैं, और नेचुरली अगर वाइटनिंग एजेंट्स की बात की जाए तो पहले कोयला इस्तेमाल किया जाता था, बेकिंग सोडा भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो इस्तेमाल करना जो है वो ठीक है? इसी तरह वाइटनिंग स्ट्रिप्स भी आजकल अवेलेबल है, वाइटनिंग ट्रेस विद केमिकल इन इट, वो भी हमारे पास दस्तयाब हैं, तो ये क्या यूज़ कर सकते हैं? मतलब नेचुरली आप कर लें सफाई, लेकिन क्या ये वाइटनिंग स्ट्रिप्स वगैरह भी सेफ हैं यूज़ करना? अच्छा, ये चीज़ ये सवाल इसी तरह है कि हम अपने बालों को बार बार रंग करें, क्या बालों को बार बार रंग करना जो है वो सेहतमंद है या नहीं है? ठीक। लेकिन ये फैशन के तौर पे किया जाता है। सो हर इंसान को चमकते हुए दांत पसंद हैं, तो वो अगर टेम्परेरली वाइटनिंग स्ट्रिप्स यूज़ कर लेते हैं उसमें हार्म नहीं है। ठीक। लेकिन अगर बार बार ये इसको आदती बना लेते हैं तो उसमें ये होगा कि दांत की सरफेस जो है वो उनकी एब्रेजन होगी, और लॉन्ग टर्म में वो दांत सेंसिटिव हो जाएंगे। और अगर ये चीज़ें रोज़ाना के तौर पे यूज़ की जा रही हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, तो उसमें दांतों का फिर उन पे ठंडा गर्म लगना जो है वो शुरू हो जाएगा, सेंसिटिविटी आ जाएगी, और लॉन्ग टर्म में फिर ये हार्मफुल हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में बताते हैं। तो नेचुरली मतलब आप बेकिंग सोडा वगैरह, चारकोल यूज करना इज सेफ, लेकिन स्केलिंग और पॉलिशिंग की तरफ मैं आना चाहूंगी कि क्लीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है दांतों की, और स्केलिंग और पॉलिशिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस। वो कहते हैं कि आप जो इनेमल है उसको रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके दांत वीक पड़ जाते हैं। तो क्या स्केलिंग और पॉलिशिंग करवानी चाहिए? और मुझ जैसे लोग जो कि चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब स्टेनिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो हो रही होती है, तो आप बताइएगा कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये मिसकंसेप्शन है ना कि एक आपकी एनामल की लेयर उतर आती है, दैट इज टोटली अ मिसकंसेप्शन। स्केलिंग से वो कभी भी नहीं होगा। और जिस तरह आप कह रही हैं कि सम पीपल जो बहुत ज्यादा कॉफी चाय पीते हैं और स्टेनिंग हो जाती है, उनको रेगुलर स्केलिंग पॉलिशिंग के लिए जाना चाहिए ताकि वो परमानेंट स्टेन्स ना बन जाए। अगर आप नहीं जाएंगे तो वो रिपीटेड आप उसको ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं कॉफी की, चाय की, so it can, you know, that those stains can become very hard and difficult to remove. तो चाय वगैरह पीने के बाद कुर्ली कर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? That would be a good idea, yes. Okay. अगर आप उसके बाद कुर्ली कर लें, ideally तो आप देखें ब्रशिंग की तरफ भी अगर आप आ जाएं तो you can brush your teeth after having tea, but of course जब आप टी रिपीटेडली ले रही हैं, अब आप कितनी दफा दिन में ब्रश करेंगी? हाँ, बिल्कुल, that's the reason। बाज़ वक़्त आप बाहर होते हैं और आप नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा या कुर्ली कर लें, या फिर ये है कि घर जाके प्रॉपर ब्रशिंग कर लें, या फिर आप डेंटिस्ट के चले जाएं, या आप डेंटिस्ट के चले जाएं, ठीक है। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज में देखा गया है कि एवरी 6 मंथ वहाँ पर विजिट होता है और आपकी क्लीनिंग की जाती है। देयर इज़ अ सुपरफिशियल क्लीनिंग एंड देन देयर इज़ डीप क्लीनिंग। दोनों में क्या फ़र्क है? इसी तरह मसूड़ों का अगर हम देखें कि इनका क्या रोल है दांतों की सेहत में, मतलब इनकी हेल्थ को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और बहुत सारी मसूड़ों की बीमारियां भी हैं जो कि आपके दांतों को इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, ये आपके सवाल, एक सवाल में 3 सवाल हैं लेकिन एनीवेज, स्टेनिंग का जहाँ तक ताल्लुक है ना, देखें कैफीन या निकोटीन स्टेन्स होंगे, और स्टेनिंग जो है वो दांत के सरफेस पे होगी, और स्टेनिंग जो है उसमें ये है कि वो एक्चुअली दांत को हार्म नहीं कर रही, सिर्फ डिसकलर कर रही है, वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ तक स्केलिंग का ताल्लुक है, दांतों की सफाई एज इन डीप स्केलिंग जैसे आपने कहा, वो तब की जाती है कि जब क्रेड़ा, जो कैलकुलस जिसको कहते हैं, वो दांत के ऊपर जम जाए। अच्छा। वो पत्थर की तरह हो जाता है। सो और वो होता क्यों है? अगर दांतों की सफाई जो है वो रेगुलरली अगर एक इंडिविजुअल नहीं कर रहा, तो वो जो सॉफ्ट सी लेयर बनती है खाना खाने के बाद दांतों के ऊपर, और आप उसको वॉश भी नहीं कर रहे, साफ भी नहीं कर रहे, तो 72 घंटे के बाद वो हार्ड होना शुरू हो जाएगी। और एक दफ़ा जब वो हार्ड हो जाएगी तो उसके बाद नॉर्मल ब्रशिंग से वो उतरेगी नहीं, और वो फिर स्केलिंग से ही उतर सकती है। अब वो जो हार्ड लेयर बन गई है वो दांत के मसूड़े के, दांत के सरफेस से मसूड़े के ऊपर अगर बनी है, तो तब आपका वो जो सवाल है कि वो नॉर्मल स्केलिंग से हट जाएगा। और अगर वो मसूड़े के नीचे जमना शुरू हो गई है तो उसमें फिर डीप स्केलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है।
तो हम दांत की सफाई का जिक्र कर रहे हैं, तो आप अपने मॉडल पे हमने स्पेशली नाजरीन ये मंगवाया है मॉडल, ताकि डॉक्टर हारून आपको टीच कर सकें कि प्रॉपर ब्रशिंग का क्या तरीका है। अच्छा, ब्रशिंग देखें, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो मॉडल है उसमें आप ये लाल लाल मार्क्स देख रहे होंगे। ये लाल लाल मार्क्स जो हैं ये इसलिए लगाए गए हैं कि ये वाली सरफेसेस जो दांतों की हैं ना, इधर ज़्यादातर जाके खाना फंसता है और इधर ज़्यादा डिपॉजिट्स भी होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है दांतों के दरमियान जहाँ से सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि एक नॉर्मल ब्रश जो है वो लिया जाए, और ये बड़े बड़े ब्रश ना लें, ब्रश ऐसा लें कि जिसके हेड्स जो ये वाला जो एरिया है, ये जितना छोटा होगा उतना पीछे जाके हर जगह इजीली साफ किया जा सकता है। दूसरा, ये जो ब्रश के ब्रिस्टल्स हैं, ये देखें हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट में आते हैं। बिल्कुल, उसके मुताबिक भी थोड़ा सा बता दीजिए कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। सॉफ्ट करें इस्तेमाल। अच्छा, हर किसी को सॉफ्ट करना चाहिए इस्तेमाल। सॉफ्ट इज द बेस्ट, क्योंकि देखें आपने सफाई करनी है, मांजना नहीं है तो सॉफ्ट विल बी प्रिटी ओके। अब अगर एक दांत आपने ब्रश करने हैं तो उसका तरीका ये है कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम यूं इसको ब्रश करना शुरू कर देते हैं। अब जब हम इसको यूं ब्रश करना शुरू होंगे तो ये दांतों के सरफेस के साथ साथ मसूड़े भी जो हैं हम उनको भी रगड़ रहे हैं। मसूड़े जो हैं ये बहुत ही डेलिकेट सा एक स्ट्रक्चर है, इसको हमें स्क्रब, जिसको आप रगड़ना कहते हैं, हमें इसको रगड़ना नहीं है, हमने इनको सिर्फ साफ़ करना है। तो अगर हम अपना ब्रश जो है उसको एक इस तरह करके प्लेस कर लें और उसके बाद सर्कुलर मोशन करके इसको नीचे की तरफ ऐसे पुश करें और 3-3 दांत के थोड़े थोड़े दांतों को एक वक्त में साफ़ करें। इसी तरह 3-3 सेट्स को आप साफ़ करते जाएं। जो ये नीचे वाला सरफेस है इसको आप बेशक इस तरह स्क्रब कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और इसी तरह अंदर के सरफेस से भी इस तरह सर्कुलर मोशन से ऐसे करके बाहर की तरफ इसको साफ कर लें। 45 डिग्री के 45 डिग्री के एंगल पे इसी तरह आप रखेंगे और उसके बाद आपने इसको सर्कुलर मोशन देके नीचे की तरफ स्ट्रोक देनी है। जो दांतों के दरमियान में ये सरफेसेस हैं, इसके लिए आप ये एक और किस्म का ब्रश आता है, ये फनल शेप में, इसको हम कहते हैं इंटरडेंटल ब्रश। ये इंटरडेंटल ब्रश जो है इनको यूज़ किया जा सकता है इन सरफेसेस को साफ करने के लिए। इसके अलावा जो दोनों दांतों के दरमियान वाली सरफेसेस हैं उनके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप ये डेंटल फ्लॉस यूज़ कर लें। नाजरीन, हम चाहते हैं कि आप प्रॉपर फ्लॉसिंग का तरीका भी सीख लें, तो ज़रा सा हम आपको एक डेमो देने लगे हैं कि फ्लॉसिंग प्रॉपर तरीके से किस तरह से की जाती है। देखिए, ये धागे से बिल्कुल ना करें, केमिस्ट से जाके एक फ्लॉस लें, बिकॉज धागा जो है वो इससे ज़्यादा आपके मसूड़े को डैमेज कर देगा। सो फ्लॉस को इतना सा काटें, उसके ऊपर उसके बाद अपनी फिंगर पे इसको रोटेट कर लें और आपके थम्स फ्री, ये जो थम है ये फ्री होना चाहिए, अंगूठा, इससे आप ऐसे पुश करेंगे। सो अगर ये यहाँ मैंने किसी भी दांत की सरफेस के दरमियान में फ्लॉस करनी है तो मैं इस तरह पकड़ के थंब से इसको दांतों के दरमियान में फ्लॉस को पुश कर दूंगा लाइक दिस, और उसके बाद ऐसे एक सर्कुलर मोशन से ऐसे, और इस दांत के सरफेस से सर्कुलर मोशन से ऐसे करके इसको बाहर निकाल लूँगा। सो ये दोनों दांतों के सरफेसेस के दरमियान में ये फ्लॉस करेंगे और उसका मकसद ये है कि इन दोनों दांतों के दरमियान में जो दांत का पार्ट है या सरफेस है उसको हम आराम से साफ़ कर लेंगे और क्लीन कर लेंगे। बाकी सरफेसेस को हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, जो दोनों दांतों के दरमियान वाली सरफेस हैं उनको हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फ्लॉस ही यूज़ करना पड़ेगा। या किसी हद तक अगर दांतों में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इट्स वेरी धागा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बिकॉज धागा जो है वो डैमेज करता है। तो दिन में कितनी दफ़ा ब्रश करना चाहिए? क्योंकि बाज़ औक़ात ये 2 दफ़ा हमने सुना है कि करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रात को सोते वक्त अपने दांत ब्रश कर लेते हैं और सुबह उठते साथ ही वो लोग नाश्ता कर लेते हैं, तो इज़ दैट द राइट थिंग टू डू? देखें, ब्रशिंग आपको आइडली तो जब भी आप कोई मील लें ना, ठीक है, तो उसके बाद दांत ब्रश कर लें, क्योंकि जब हम कोई मील लेंगे तो उसके फूड पार्टिकल्स होंगे, वो दांतों में फंसेंगे, या दांतों में अगर वो शुगरी
फूड है तो वो दांतों के साथ चिपक भी जाएगा। तो आइडियली तो ये है कि किसी भी मील के बाद अगर आप ब्रश कर लें तो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो रिंस कर लें। अच्छा। किसी भी मील के बाद और फ्लॉसिंग कितने फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए? वॉश कर लें। ब्रशिंग मिनिमम 2 दफ़ा ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा। एक दफ़ा ये है कि रात को सोने से पहले और दूसरा ये है कि सुबह नाश्ते के बाद कर लें। तो ये इट्स प्रीटी गुड, ये काफ़ी बेहतर हो इसी तरह है कि जैसे हम एक प्लेट में खाना डालें और खाना डालने के बाद हम प्लेट धोए बगैर चले जाएंगे तो प्लेट गंदी रहेगी। तो आपको खाना खाने के बाद उस प्लेट को साफ करना है। तो इसी तरह खाना खाने के बाद अपने दांतों को साफ करना है। तो प्लेट धोए साथ दांत साफ। ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया कि प्लेट भी धो ले और साथ ही आप अपना ब्रश भी यूज कर ले। ओके, अच्छा डॉक्टर शीसे सर ने हमें बता दिया कि ब्रशिंग कैसे करनी है, फ्लॉसिंग कैसे करनी है। अब माउथ वॉश की तरफ आ जाते हैं। डू यू रिकमेंड दोज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? देखिए, जो नॉन मेडिकेटेड माउथ वॉशेज हैं, दे लाइक माउथ फ्रेशनर्स। ओके, आपके मुंह से अगर स्मेल आ रही है या आप कहीं जा रहे हैं, जिस तरह यू कैन यूज दैट एज अ माउथ फ्रेशनर। बट जो मेडिकेटेड माउथ वॉशेज हैं वो डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन पे ही आप यूज करें इफ यू नीड इट। डोंट जस्ट टेक इट ऑफ द काउंटर एंड स्टार्ट यूजिंग देम बिकॉज यू फील कि आपके मुंह से, लेकिन नॉन मेडिकेटेड यस यू कैन यूज। अच्छा, बाज़ लोगों के मुंह से वाकई स्मेल आती है, तो क्या वो सफाई सही तरीके से नहीं कर रहे होते हैं या फिर ये कोई बीमारी है कि उनके मुंह से स्मेल आ रही होती है? और क्या करना चाहिए? क्या नमक वाले पानी की जो कुंडली है दैट इज़ गुड इनफ या फिर इलाज करवाना चाहिए इसका? देखिए, दे कैन बी मल्टीपल रीजंस कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है। जिस तरह आपने कहा, फ़र्क बीमारियों से भी आ सकती है। आप शायद ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे तो आपकी प्लाक एक्यूमुलेशन एंड कैलकुलस है मुंह में। सो डेफिनेटली गो टू अ डेंटिस्ट, अपना एग्जामिनेशन कराएं, मुआयना कराएं और देखें कि मसला है क्या, व्हाट द प्रॉब्लम इज, एंड देन इट कैन बी सॉल्व्ड। खुद आप वो सेलाइन रिंजेस से इट कैन नॉट बी सॉल्व योरसेल्फ। ओके, ठीक। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या स्ट्रेस की वजह से लोग टीथ ग्राइंडिंग करते हैं? और इसी तरह बच्चे, बाज़ों का देखा गया कि उनके भी दांतों की चिपिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके क्या रीज़न होते हैं? क्योंकि क्या बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, वो भी ग्राइंडिंग करते हैं? हाँ जी, देखें, स्ट्रेस की वजह से ग्राइंडिंग की जाती है, जिसको हम ब्रक्सिज्म कहते हैं। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर बंदा जो है वो स्ट्रेस से ग्राइंडिंग करे। कई लोगों को स्ट्रेस से सर में दर्द होगी, कई लोगों को स्ट्रेस की वजह से पट्ठों में दर्द होगी, कई जगहों लोगों को स्ट्रेस की वजह से ये मीग्रेन टाइप पेन्स होती हैं। कई लोगों को स्ट्रेस की वजह से ये जॉइंट्स, ये हमारे जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, इसमें पेन होती है। बट बहरहाल ये दांतों का रगड़ना जो है, जिसको हम ब्रक्सिज्म कहते हैं, ये भी एक स्ट्रेस का साइन ज़रूर है। कई लोग रात को सोते वक्त करते हैं, कई लोग ऐसी टाइम पे करते हैं कि जब वो कोई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ या बड़ी ऐसी चीज़ देख रहे हों जिसमें फियर का फैक्टर है या उनको डर लग रहा है, या कोई स्पोर्ट्स देख रहे हैं जिसमें इट्स गॉन टू अ वेरी हाई लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है जिसमें आपने करना, तो उसमें कई लोगों को आप देखेंगे वो कुछ हैबिट्स करने, कोई नाखून खाना शुरू कर लेता है, कोई लोग जो हैं वो अपने दांतों को ग्राइंड करना शुरू कर लेते हैं। सो ये इसको नेचुरली कॉन्शियसली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जब आप देखें और आप अपने बच्चे को करता हुआ देखें या खुद को, तो उसको ना करें। हाँ जी, इसकी कोई ऐसा मेडिकेशन नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि अगर आप अपने बच्चे को ऐसे करता हुआ देख रहे हैं तो उसको टोक दें कि या उसका जो उस वक़्त माइंड है उसको किसी और तरफ की वजह से किसी और तरफ लगाएं और उसको वैसी वो चीज़ भूल जाएगी। सो जहाँ आपने सवाल किया कि जी दांत टूट जाते हैं या क्रैक कर जाते हैं, ये भी एक वजह ज़रूर हो सकती है। अच्छा, हमारा जो है वो ओरल हेल्थ डे भी आई थिंक आ रहा है, 20 मार्च को है। उसके मुतालिक आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आवाम को? पब्लिक हेल्थ में तो ये हैं जी, ये मैसेज देंगी आप। Actually, the theme for this year is be proud of your mouth. Okay. WHO ने decide किया। सही। So I think everybody should be proud of their mouth, and because आपका जो मुंह है, it is a key to your general health as well. So आपकी इमोशनल वेल बीइंग, सोशल वेल बीइंग, जिस तरह आपने शुरू में प्रोग्राम के सबको बताया कि जिनके पर्ली वाइट टीथ होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है, वो खुश भी ज़्यादा रहते हैं लोग। सो आप ये रियलाइज करें और अपने मुंह का ख्याल रखें, अपने मुंह की हाइजीन का ख्याल रखें। और आई थिंक इस डे के मौके पर शायद फ्री कैंप्स भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, अ लॉट ऑफ आर हमारा इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज वी हैविंग
फ्री डेंटल कैंप बाकी भी सारे इस्लामाबाद के कॉलेजेस ये होल्ड करते हैं। सो जिन लोगों ने मुफ्त का मुआयना कराना है या अपने को दिखाना है, दे कैन कम एंड गेट देमसेल्व्स बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू हमें प्रोग्राम में टाइम देने थैंक के यू लिए। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डेंटल हेल्थ और ओरल हाइजीन के हवाले से गुफ्तगू की और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों में दांतों की सफाई को बुनियादी हैसियत हासिल है। माहिरीन का कहना ये है कि अगर आप अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखें तो बहुत सारे मसाइल को अवॉइड किया जा सकता है, इसलिए दांतों की सफाई से गफलत नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों का ये कहना कि ये दूध के दांत हैं, गिर जाएंगे, ये एक गलत तासुर है, इसको अवॉइड कीजिए। बचपन से ही अपने दांतों का ख्याल रखिए और बचपन से ही बच्चों को इनकरेज कीजिए कि वो ट्वाइस अ डे अपने दांतों को ब्रश करें। इसी तरह फीडर और जो फीडिंग बॉटल्स हैं उनका इस्तेमाल भी इंतहाई नुकसानदेह है, इसको अवॉइड करना चाहिए। वो फूड जो कि स्टिकी होता है, जिस तरह के कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, उनको भी जब आप खाएं तो प्लीज़ अपने दांतों को या ब्रश कर लें या कुरली कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।